हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग देखेंगे जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उसका जो प्रकृति और क्षेत्र था, इसके बारे में लेक्चर नंबर 2। अर्थात इसके पहले जो हमने देख लिया था उससे आगे एक स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। और पहले हमने देखा था राजनीति विज्ञान का परिभाषा, किस किस विद्वान ने कौन कौन सी चीजें उसमें बताई थी, उसको हमने देख लिया था। उसमें हम एक दृष्टिकोण भी देखे थे, जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा का दृष्टिकोण था, परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसे हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। और इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आपने अब तक टारगेट गुरुकुल जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लें और अपने तैयारी को एक बढ़िया लेवल पे जा करके, और एग्जाम में न सिर्फ पास कर पाएंगे आप लोग, तो टॉप भी कर पाएंगे। जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चले, आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। चलिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परिभाषा था उसको हमने देखा था। उसमें दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। जिसमें से परंपरागत दृष्टिकोण को हमने देखा था, एक पार्ट्स में हमने देखा था कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्यों का अध्ययन करती है। दूसरे पार्ट्स में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान है राज्य और सरकार का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ सरकार का अध्ययन करती है। और तीसरा जो हमने पार्ट्स देखा था उसमें देखा था राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है। तो विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषा दी थी उसके बारे में हमने देख लिया था। आगे आज हम लोग देखने वाले हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है ना। इसे आधुनिक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ कारण है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दृष्टिकोण आया कैसे। प्रारंभ काल में हमने देखा था एशियन टाइम में कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण था परंपरागत के तहत धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया। और एक समय पे हमने देखा कि राज्य का अध्ययन को राजनीति समझा गया, और दूसरे समय में हमने देखा कि सरकार के अध्ययन को राजनीति समझा गया, और तीसरे समय में हमने देखा कि दोनों को कंबाइन कर लिया गया, ठीक है ना। उस समय में मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ जो मानव हुआ करता था उस समय, ठीक है, उसके राजनीतिक पक्षों का अध्ययन हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पक्ष। और यह माना जाता था राजनीतिक पक्ष का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर सरकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या फिर सरकार की किसी भी संस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है राजनीतिक संस्था या फिर सरकार का अध्ययन करना, ये कहलाता था राजनीति। ये उस टाइम की बात थी। परंतु जब आधुनिक दृष्टिकोण आया तो इसमें वही जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो वही था राजनीति, बट इसका जो ये डायरेक्शन था उसमें चेंजेस आ गया, यानी कि आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो गया। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो मानव थे उनका काफी हद तक नरसंहार किया गया। और एक बहुत बड़ी ये चेष्टा निकल करके आई कि इतने बड़ी मात्रा में मानव का जो है ह्रास हुआ है, तो इसको हम अगर सिर्फ और सिर्फ मानव की गतिविधियों को लेकर के अगर हम चले, सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों को, तो हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मानव होता है, जो भी मानव है, उसके जो भी आर्थिक पक्ष होते हैं, ठीक है, या फिर आर्थिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक जो पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष, ठीक है, ये भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आर्थिक पक्ष हुआ और जो सामाजिक पक्ष हुआ, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के राजनीतिक पक्ष से अलग नहीं है। ये सब के सब जो पक्ष होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। यही कारण है कि जब हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जब आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं, तो उसमें मनुष्य के राजनीतिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को और सामाजिक पक्ष, सभी पक्ष को मिला करके चलते हैं। आपको बता दें कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ संस्था और सरकार तक ही समाहित था, ठीक है ना। आगे देखिए, कुछ विद्वान इसके बारे में और भी बातें बताते हैं और कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यदि हम सिर्फ और सिर्फ संस्था का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान नहीं कहलाती है। यहाँ पे देखिए, जी.ई. कैटलिन है, मैक्स वेबर है, एच.डी. लासवेल है, डेविस स्टन और हरमन हेलर हैं आदि के द्वारा राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन कहा गया है।
ये आधुनिक दृष्टिकोण का जो विद्वान थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से कहा। इन्होंने कहा कि शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय, मूल्य, इन सभी का अध्ययन अब अगर हम लोग करते हैं तो राजनीति कहलाता है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ सरकार का अध्ययन नहीं करेंगे, सरकार निर्णय ले सकती है कि नहीं ले सकती है, उसकी क्या शक्ति है, उसकी क्या मूल्य है, इसी के साथ साथ मनुष्य के जो विभिन्न पक्ष हैं, अर्थात जो इसके सामाजिक या फिर आर्थिक या फिर राजनीतिक पक्ष है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये जो आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति कहलाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ एक बार हम और देखेंगे कि इसको व्यवहारवादी क्यों कहेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मनुष्य के सभी व्यवहार या फिर सभी पक्षों का अध्ययन होने लगा है। तब हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ राजनीति में राज्य सरकार और राज्य और सरकार दोनों को। ठीक है। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि सरकार का अध्ययन हो ही रहा है, उसके शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और उनके मूल्यों का भी अध्ययन हो रहा है, और साथ ही साथ मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन हो रहा है। इसीलिए इसे आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति भी कहते हैं। कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। अर्थात अब दृष्टिकोण बदल गया है, आधुनिक दृष्टिकोण जो आया तो उसमें शक्ति को भी इन्वॉल्व किया गया। उस शक्ति को, जिस शक्ति के द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा सरकार जो है अब ये जो राजनीति करने वाले जो राज्य है, राजनीति में जितने भी कार्य हैं उनको करती है। ठीक है ना। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे, मानते हैं तथा लास्वेल और कैपलान परिभाषित करते हैं कि एक अनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। शक्ति का निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन, अर्थात सरकार के पास कौन सी शक्तियां होंगी या राज्य के पास कौन सी शक्तियां होंगी और उस शक्ति में कौन कौन सहभागी हो सकता है, इन सभी का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो ये कहलाएगा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्ययन। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे राजनीति जो है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अर्थात राजनीति विज्ञान है या फिर राजनीति विज्ञान नहीं है, उसकी प्रकृति क्या हो सकती है। ठीक है ना। देखिए, कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान माना है, कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान नहीं माना है, और उसके पीछे कई तर्क दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें हमें यह पता चलता है कि सोशल साइंस में किसी एक कारण का कई परिणाम हो सकता है या फिर कई परिणामों का एक ही कारण कह सकते हैं। ठीक है ना। या फिर एक ही परिणाम के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है। या फिर कई परिणामों के एक कारण हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, राजनीति को हम विज्ञान कहें कि न कहें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने के तर्क में अगर कहा जाता है, अगर राजनीति को विज्ञान कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति एक विज्ञान है और उसका जो ये प्रयोगशाला है वो समस्त मनुष्य का जीवन है। ठीक है ना। समस्त मनुष्य का जीवन या फिर समस्त समाज जो है वो उसका प्रयोगशाला है, और राजनीति अपने आप में क्या है, विज्ञान है। ठीक है ना। राजनीति विज्ञान की प्रकृति एक और बर्ग और कामटेप, मेटलैंड, एमास बियर्ड्स और कैटलिन मोस्का बर्ग इत्यादि विद्वानों ने इसको राजनीति नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि राजनीति का कोई अपना फिक्स तथ्य, यानी कि जो एक कह सकते हैं कि कंफर्म तथ्य जो होता है, कि जैसे एक उदाहरण से हम लोग यहाँ पे समझें कि अगर हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी या फिर किसी भी एक ऐसे पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उसका जो बल है वो फिक्स है कि हाँ, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को एक बातें बताया जाए और दूसरे व्यक्ति को एक वही बातें बताया जाए तो दोनों व्यक्तियों का जो व्यवहार होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको क्या करेगा, खींच लेगा, 100% ये श्योर है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही बात एक व्यक्ति के लिए कुछ और होती है और दूसरी बात एक व्यक्ति के लिए कुछ और होती है। तो कुछ विद्वानों ने माना है कि हाँ, राजनीति विज्ञान है, क्योंकि ये जो व्यक्तियों का समाज है उसका जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्ष है, ये राजनीति विज्ञान का प्रयोगशाला है। कुछ व्यक्तियों ने माना कि नहीं, इसका जो तथ्य है वो फिक्स नहीं है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं, जैसे अरस्तु राजनीति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसे सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं, यानी राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अर्थात ये जो बर्नार्ड शॉ है और अरस्तु हैं, अरस्तु महोदय ने कहा कि देखिए, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी भी मनुष्य के जीवन का हर पक्ष को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है और एक योग्य नागरिक बना सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा जा सकता है। वहीं वहीं जो बर्नार्ड शॉ है, थोड़ा और आगे बढ़ के कहते हैं कि यह मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही नहीं कहा, इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय सभ्यता को बचा के रख सकता है, मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि राजनीति विज्ञान है। ठीक है, अरस्तु के अतिरिक्त बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंशली, फाइनर, लास्की आदि विद्वान ने भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ये जितने के जितने विद्वान हैं, ये सभी के सभी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है, उसके कुछ पक्ष में भी तर्क देखेंगे और उसके विपक्ष में भी तर्क देखेंगे। और हम ये प्रूव करने वाले हैं अगले लेक्चर में कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है या फिर नहीं कहा जा सकता है। तब तक के लिए आपके मतलब पहली जो वीडियो थी आपको अपलोड कर दी गई है, उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जब आप क्रम से पढ़ते रहेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। और जाए और फिर से एक बार इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लें और एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू। कैसा है सर?